हमारे देश में शादी, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, बच्चे अडॉप्ट करना, बच्चों के राइट्स, आज की तारीख में ये सब धर्म की प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड जो अलग-अलग कानून हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हिंदूज़ के लिए अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग मुस्लिम एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट है, क्रिश्चियन, जूस और पारसी के लिए अलग मैरिज और डाइवोर्स एक्ट्स हैं। और ऐसे हर धर्म के उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स के ऊपर बेस्ड अलग-अलग कानून हैं जो उनके पर्सनल लॉज और फैमिली मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार को ये लगा कि इन सारे धर्म के आधार पर बेस्ड कानूनों को हटा के हमारे को एक कॉमन कानून लाना चाहिए, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है, जो कि हर परिवार, हर समुदाय, इर्रिस्पेक्टिव उनका धर्म क्या है, उनके शादी, डाइवोर्स, सक्सेशन, डिस्प्यूट्स, लिव इन, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करे। इसी सोच के साथ उत्तराखंड की सरकार ने रिसेंटली असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा। तो यहाँ पे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है? आज की तारीख में ये जो अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉज़ हैं, इनका क्या स्टेटस है और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बोलता है? और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ क्या-क्या बातें की गई? गोवा, जो कि सबकी ट्रैवल लिस्ट पे होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी इसका एक स्पेशल दर्जा है। क्यों है? समझेंगे। साथ में उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ है, ये उत्तराखंड की सोसाइटी और ओवरऑल हमारे पूरे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नैरेटिव है, उसको कैसे शेप करेगा? पर्टिकुलरली कि शादी और डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, माँ-बाप और बच्चों का रिलेशन, बच्चों को अडॉप्ट करने का पूरा प्रोसेस, सक्सेशन और इनहेरिटेंस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्रांसजेंडर्स, इनके अधिकार, इन सब के ऊपर क्या-क्या बातें की गई, बहुत डिटेल में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझेंगे और आखिरी में इस कानून में क्या कमियाँ हैं और क्या शॉर्टफॉल्स रह गए, उनको आखिरी में देखेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, लेकिन इंडियन सोसाइटी के जितने भी फैमिली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपके एक वीडियो में पूरे हो जाएँगे और आपको इसके बाद कोई भी आर्टिकल या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जितने भी उत्तराखंड असेंबली में यूज़ हुए और जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं, ए टू ज़ेड आपको इधर पूरा कवरेज मिल जाएगा। हल्का-सा लंबा होगा वीडियो, आराम से देखेंगे, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर पॉलिटी आईआर और सीसैट के अपडेट्स आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में हर समुदाय का अपना खुद का कानून है, जो ये डिसाइड करता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होगा, अगर उन्हें अलग होना है, तो कौन किसको पैसे देगा, कितने मेंटेनेंस देगा, अगर बच्चे होते हैं, तो वो लेजिटिमेट बच्चे हैं या लेजिटिमेट नहीं हैं, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या कानून है, इन सब चीज़ों के ऊपर अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानून हैं। कौन-सी उम्र में लड़की की शादी हो सकती है, कौन-सी उम्र में लड़के की शादी हो सकती है। अगर एक हस्बैंड है, उसके ब्रदर के प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, फादर के प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो कानून उन्हें रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल लॉज़, क्योंकि ये पर्सनल मैटर्स हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है, जो इर्रिस्पेक्टिव आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, रंग क्या है, जेंडर क्या है, एरिया क्या है, रीजन क्या है, उन सब चीज़ों को भूल के एक यूनिफॉर्म कानून आपके ऊपर लगाता है, आपके पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुद्दा उठ सकता है कि सर, जो हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप होता है, किसी से शादी कर रहे हैं, वो तो एक प्राइवेट रिलेशनशिप होता है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को राइट टू प्राइवेसी दिया हुआ है, और किसी के साथ अगर हमारा एक लव बेस्ड रिलेशनशिप है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरिज, राइट टू लव। तो फिर ऐसे रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए हमारे को कानून की क्या जरूरत है? समझिए, आपने अखबार में कई बार ये पढ़ा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, एक लवर ने अपने दूसरे पार्टनर को काट काट के फ्रिज के अंदर छुपा दिया, उसकी लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। अगर एक लव रिलेशन है, तो उसमें जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जब खराब होता है तो फिर इस टाइप के भी हीनियस क्राइम्स होते हैं, जो कि गलत है। सोसाइटी के ऊपर ये एक गलत प्रभाव डालते हैं, और ऐसे में यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी आती है कि वो आपकी प्राइवेसी और स्टेट का ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करें, कि अगर किसी कपल के बीच में लड़ाई होती भी है, तो कोई किसी का मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, ये सब ना करे।
तो प्राइवेसी और पब्लिक ऑर्डर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे को इस टाइप के पर्सनल लॉस चाहिए होते हैं, जो हमारी सोसाइटी को एक सिविलाइज्ड और एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बना सकें। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेफिनेशन, एक कॉमन कानून सारी कम्युनिटीज के लिए। तो सवाल उठता है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन से ऐसे पर्सनल लॉज हैं जो एप्लीकेबल हैं। हर धर्म का अपना खुद का कानून है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ट्रिपल तलाक जिससे बैन हुआ था। तो आप देखिए कि हर कानून में आपको अलग अलग धर्मों का नाम दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो धार्मिक कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड हैं। सब धर्मों को यह आजादी दी गई है कि वो चलते हुए रिचुअल्स के बेसिस पे अपने रिलेशनशिप को गाइड कर सकें। तभी हिंदूज के कानून में आपको जॉइंट फैमिली नॉर्म्स दिखेंगे, मुस्लिम के कानून में आपको पॉलीगैमी दिखेगा, आपको कहीं पे मेंटेनेंस दिखेगा तो कहीं पे मेहर की रकम दिखेगी। ऐसे में हर रिलीजियस कम्युनिटी को इन कानूनों के माध्यम से आजादी दी गई है कि आप अपने धर्म में चलने वाले कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम पूरे सोसाइटल लेवल पे देखते हैं तो ये काफी ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। किसी धर्म का कानून बोलता है कि एक लड़की की शादी आप 13 साल की उम्र में करवा सकते हो, और कोई धर्म का कानून बोलता है कि 18 से पहले नहीं होगी। कोई धर्म का कानून बोलता है कि एक पुरुष की 4 बीवियां हो सकती हैं। एक धर्म का कानून बोलता है कि एक पुरुष की एक ही वाइफ होगी। एक धर्म का कानून बोलता है कि एक जो परिवार की लड़की है उसको थोड़ी सी ही प्रॉपर्टी मिलेगी, और एक धर्म का कानून बोलता है कि एक परिवार की लड़की को लड़के जितनी ही बराबर की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आप ये समझिए कि रह तो हम सेम देश में रहे हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा धर्म अलग है हमारे अधिकार अलग हो गए, जो कि एक इनजस्टिस है। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो अगर एक लड़की को अपने परिवार में आधी भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही और एक को अपने परिवार में एग्जैक्ट आधी प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ये दो लड़कियां तो अनइक्वल हो गई। जिसको कम प्रॉपर्टी मिल रही है सक्सेशन में, ये उसके साथ नाजायज हो रहा है, ये उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इस टाइप की इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए सरकार को ये लगता है कि हमारे को पर्सनल लॉज हटा देने चाहिए और सारे समुदाय के लिए एक सिंगल कॉमन कानून आना चाहिए। और वैसे भी हम सब देश के बराबर के नागरिक हैं, भले ही वो अंबानी अडानी साहब हो या फिर एक किसान हो या हमारे ऐसा व्यक्ति हो, हम सब देश के बराबर के नागरिक हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। तो फिर सिर्फ धर्म के आधार पर किसी के अधिकारों को क्यों हनन किया जाए, किसी को एक्स्ट्रा राइट्स क्यों दिए जाएं? जब सब इस देश के बराबर के नागरिक हैं, इक्वल सिटीजन्स हैं, तो सबको बराबर के ही राइट्स मिलने चाहिए। ऑल्सो ये जो अलग अलग धर्म के कानून है, ये कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सब धर्म जो हैं राज्य के लिए वो बराबर हैं, और स्टेट जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक धर्म को फेवर नहीं करेगा। ऐसे में अगर एक धर्म में पुरुष को स्पेसिफिक प्रिविलेज मिल रही है और दूसरे धर्म में पुरुष को स्पेसिफिक प्रिविलेज नहीं मिल रही, तो ये तो इनइक्वालिटी है। एक धर्म में आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हुए हैं, दूसरे धर्म में वो प्रोविजंस नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर कोई भी डिसेबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। या फिर इसको देखने का एक और तरीका है, सपोज करिए एक हिंदू और एक मुसलमान ने शादी करी, एक मुसलमान एक सिख ने शादी करी, एक सिख और एक जैन ने शादी करी, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब इनके बीच में लड़ाई ये शुरू होगी कि सेपरेशन के समय पे किसकी बात मानी जाएगी। मुस्लिम कहेगा कि हमारे यहाँ तलाक सुन्नत तलाक बिद्दत होता है, खुला होता है, हम वो मानेंगे। हिंदू कहेगा कि हमारे यहाँ कोर्ट की डिग्री चलती है, हम वो मानेंगे। इस तरीके से धर्म के बीच में, धार्मिक ग्रुप्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और एक सेक्युलर सोसाइटी वो होती है जो ये कहती है कि सारे धर्म पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। तो ये जो पर्सनल लॉज हैं धर्म के आधार पर दिए गए, ये अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। साथ में आप देखते हैं कि जो फैमिली कोर्ट्स होती हैं उनमें केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग होते हैं। वकील, जजेस, इनको अलग अलग धर्मों के कानून समझने पढ़ने में समय लगता है, जिसकी वजह से केसेस पेंडिंग होते रहते हैं। ऑल्सो अगर हमने एक यूनाइटेड इंडिया बनाया 1947 के बाद से, तो अब अगर अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होंगे
तो उससे नेगेटिव एस्पेक्ट ये बनेगा कि सबके बीच में एक डिवीजन रहेगा कानून के आधार पर, और इंडिया रियल सेंस में कभी यूनाइट हो ही नहीं पाएगा। अगर हम रियल सेंस में अपने देश को यूनाइटेड बनाना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर ये जो कानूनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, हमारे को इन्हें खत्म करना होगा। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि इन सारे कानूनों को हटाया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाए। तो हमने अभी तक देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेफिनेशन क्या है, पर्सनल लॉस कौन-कौन से हैं और इन पर्सनल लॉस के साथ क्या प्रॉब्लम है। हमारा संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बोलता है, सबसे पहले वो समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है हमारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी। उसी में आर्टिकल नंबर 44 में ये दिया हुआ है कि हमारी जो सरकार है वो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करेगी। ये एक डायरेक्टिव दिया हुआ है। डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तभी-तभी धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्यूचर सरकारों को यह आदेश दिया, निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया कि जब आपको लगे कि हालात बेहतर हो चुके हैं, तो आप पूरे हिंदुस्तान में आर्टिकल 44 को यूज करके यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बोलता है कि आपको जितने भी धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज हैं, उनको हटा के एक कॉमन लॉ लाना चाहिए, एक यूनिफॉर्म और होमोजीनियस सोसाइटी क्रिएट करने के लिए। साथ में आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट प्रेजेंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। ये जो पूरा फैमिली लॉज और पर्सनल लॉज का मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। मतलब कि संसद भवन जब चाहे इनके ऊपर कानून बना सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे इनके ऊपर कानून बना सकती है। इसी आर्टिकल 246 की पावर का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड असेंबली ने उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा। अब यहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा पॉलिटी का पेचीदा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सपोज करिए पर्सनल लॉज और फैमिली लॉज की हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ट्रिपल तलाक का एबोलिशन एक्ट, ये सब कानून पास कर रखे हैं। अब ऐसे में जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा कॉन्करेंट पावर्स का प्रयोग करते हुए, वो इनमें से बहुत सारे प्रोविजंस के खिलाफ जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि सर कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो ऐसी होती है कि अगर पार्लियामेंट का कानून और स्टेट का कानून कन्फ्लिक्ट में है, तो पार्लियामेंट का कानून जीतेगा। तो अब आप ये बताइए कि यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब उत्तराखंड पास करेगा, तो वो मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट के खिलाफ जाएगा। तो फिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट मैटर के ऊपर स्टेट ने कोई कानून पास करा जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून के खिलाफ जाता है, तो ऐसे में अगर प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे अगर असेंट दे देते हैं, तो उस केस में जो स्टेट का कानून है, भले ही वो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ जा रहा हो, लेकिन फिर भी जो स्टेट का कानून है वो प्रिवेल करेगा। तभी उत्तराखंड की असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा, क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट, क्रिश्चियन और पारसी मैरिज एक्ट के खिलाफ जाता है कुछ कुछ प्रोविजंस में, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बैक्ड कानून है। इसलिए उस कंफ्लिक्ट के चलते उत्तराखंड गवर्नर से नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रपति से साइन करवाना होगा कॉन्करेंट लिस्ट मैटर में, जिससे कि स्टेट का कानून जो है वो पार्लियामेंट के कानून के ऊपर प्रिवेल कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या क्या बातें हुई। हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बेनिफिट्स क्या हैं, और पर्सनल लॉस क्यों बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन मैटर्स ऑफ इक्वालिटी, जेंडर राइट्स। अगर आपको सेक्युलरिज्म की बात करें या फिर बराबरी और यूनाइटेड इंडिया की बात करें, तो पर्सनल लॉज हर कम्युनिटी के अलग अलग हो तो बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे में अगर हमारे को यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स इसके खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि जितनी भी कम्युनिटीज अपने प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं, वो उनकी होली बुक्स, हादित, कुरान, गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से निकलती हुई प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप उसके बीच में दखल अंदाजी करेंगे, तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ जाएगा, और ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए
स्टेट को लोगों के धार्मिक मसलों से और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए और उनको अपनी मर्जी से अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी दी जानी चाहिए, ऐसा यहां पे कुछ मेंबर्स का बोलना था। साथ में उन्होंने बोला कि अगर आप पर्सनल लॉज हटा के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भी चाहते हैं तो वो सिर्फ आप तभी लाएंगे जब सारी कम्युनिटीज के मेंबर्स जो हैं उसको कंसेंसस के थ्रू बोल देंगे कि हाँ, हम ये काम करना चाहते हैं, अब आप हमारे पर्सनल लॉज हटा के यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए। ये काम सिर्फ तब होना चाहिए। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ये पूरी डिबेट चल रही थी, हमारे देश में एक स्टेट थी जहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो चुका था और वो था गोवा। हमारा देश कंप्लीट तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था। कुछ जगहें थी जैसे कि पौंडीचेरी, वो फ्रांस के कंट्रोल में थी, और दमन एंड दीव, गोवा, इस टाइप की टेरिटरीज पोर्टुगीज कंट्रोल में थी। तो जब पोर्टुगीज का गोवा के ऊपर कंट्रोल था, 1867 में वो एक कानून लेके आते हैं, दैट इज पोर्टुगीज सिविल कोड 1867, जिसे 1870 में इंप्लीमेंट किया जाता है। गोवा का जो लिबरेशन होता है, मतलब जब वो पोर्टुगीज के चंगुल से बाहर आके इंडिया में मर्ज हो जाता है, वो होता है 1961 में। उसके बाद पार्लियामेंट एक कानून पास करता है, दैट इज गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962। और इस कानून के अंदर बोला गया कि गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो पोर्टुगीज सिविल कोड के नाम से पहले जाना जाता था, वो चालू रहेगा और हम उसे नहीं हटाएंगे। मतलब जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज हैं वो गोवा में नहीं लगेंगे, बल्कि 1870 से जो सिविल कोड चलता आ रहा है गोवा में वही एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे समझने की बात यह है कि इवन दो गोवा में सिविल कोड ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन गोवा की असेंबली ने खुद से कभी सिविल कोड पास नहीं करा, क्योंकि पोर्टुगीज के जमाने वाला सिविल कोड जो था वो यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे दो तरीके से सवाल बनता है। एक, देश का पहला राज्य कौन है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ था? आंसर होगा गोवा। दूसरा, देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसकी असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करा? आंसर होगा उत्तराखंड। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने स्पेशल केस ऑफ गोवा देख लिया। अब समझते हैं कि जो उत्तराखंड का पूरा केस है उसमें शादी, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, गार्जियनशिप, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्रांसजेंडर के बारे में क्या बात की गई है। तो सबसे पहले उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ये बोलता है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो होगी, लड़कियों के लिए 18 साल होगी और लड़कों के लिए 21 साल होगी, अक्रॉस ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोलता है कि अगर एक लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है या फिर 13 साल की उम्र की हो जाती है, जो भी पहले हो, उसके बाद मुस्लिम लड़की की शादी की जा सकती है। उत्तराखंड सिविल कोड ने क्लियरली इस प्रोविजन को बैन कर दिया और ये बोला कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी किसी हाल नहीं होगी, भले ही पर्सनल लॉ कुछ भी बोले, और लड़के की शादी 21 साल से पहले नहीं होगी। ऑल्सो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजन था कि एक लड़की की शादी प्यूबर्टी अटेन करने पे या फिर 13 साल की उम्र में कराई जा सकती है, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ भी है। तो उत्तराखंड से पूर्ण रूप से इस प्रोविजन को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। साथ में अगर एक पर्टिकुलर कपल की शादी हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म के कपल हों, उन्हें शादी रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। शादी की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है? रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास होती है। एक ऑफिस होता है जिसे रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज बोलते हैं, वहां पे जाके आपको अपनी शादी रजिस्टर करवानी होती है। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के साथ लाया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जिनकी शादी हो गई है इस कानून के आने से पहले और उन्होंने अभी तक अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया है, उनको भी अब अपनी शादी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। कि कानून तो 2024 में आया, लेकिन कानून ये बोल रहा है कि भले ही आपकी शादी 2021, 22, 23 में हुई हो, आपको शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, क्योंकि इस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है। अगर आपने शादी रजिस्टर नहीं करवाई तो आपको 25,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने शादी रजिस्टर नहीं करवाई तो सिर्फ आपके ऊपर फाइन लगेगा। शादी रद्द नहीं होगी, शादी आपकी चालू रहेगी, बस आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास शादी रजिस्टर करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रार अपने नोटिस बोर्ड पे, उनके ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे एक नोटिस लगा देते हैं कि फलाना फलाना कपल ने शादी करी है
अगर किसी को भी शादी से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर हमारे पास आके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसे कहते हैं नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शंस। बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई शादी फ्रॉडुलेंट तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है, लोगों को दिख रहा है कि इस व्यक्ति की ये छठी सातवीं शादी है, ये फ्रॉड कर रहा है, इस टाइप के फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज अपने नोटिस बोर्ड पे 30 डेज के लिए ऑब्जेक्शंस नोटिस लगा देते हैं। इस पर्टिकुलर कानून में बोला गया कि ऐसे किसी भी ऑब्जेक्शन नोटिस की अब जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक अगर चाहे तो वो मैरिज का जो रजिस्टर है जहां पे शादी रजिस्टर करवाई जा रही है उसको अलग अलग मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकती है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जब उत्तराखंड के अंदर एक कपल शादी करने गया, उन्होंने रजिस्टर करवा ली शादी, उनके नाम का नोटिस तो नहीं लगेगा, लेकिन जिस रजिस्टर में उनकी शादी लिखी गई है वो रजिस्टर पब्लिक एक्सेस कर सकती है अलग अलग आरटीआई और दूसरे मैकेनिज्म से। ये इसलिए किया गया कि अगर कोई पर्टिकुलर कपल फ्रॉड से शादी कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कानून को वायलेट करके शादी कर रहे हैं तो जनता जो है अथॉरिटीज के सामने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ला पाए। लेकिन यहां पे कुछ कंसर्न भी उठते हैं। कंसर्न ये कि कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर इस तरीके से लोगों को शादी के रजिस्टर का पब्लिक एक्सेस दे दिया जाएगा कि कोई भी उठ के शादी के रजिस्टर को देख सकता है, तो ऐसे में कुछ एक्टिविस्ट टाइप लोग जो होते हैं वो इंटर रिलीजियस शादियों के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर देंगे, उनमें प्रॉब्लम्स डालनी शुरू कर देंगे। शादी तो एक प्राइवेट अफेयर होता है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड है। लेकिन अगर शादी का रजिस्टर लोगों के पास एक्सेस होगा तो वो बिना बात के कोई ना कोई धर्म या जात के आधार पर प्रॉब्लम्स उठानी शुरू कर देंगे, ऐसा एक कंसर्न इधर उठ के आता है। इसके अलावा यहां पे रिलीजियस कम्युनिटीज को पूर्ण रूप से आजादी दी गई है कि वो शादी करते दौरान अपने रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं। कि अगर हिंदुओं में फेरे होते हैं तो वो फेरे करवा सकते हैं, मुसलमानों में मेहर की रकम होती है तो मेहर की रकम करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको, जैसे हिंदुओं में होता है कि उनके शादियों के जो फंक्शंस की शुरुआत होती है वो सुंदरकांड के पाठ के साथ होती है, आप वो करवा सकते हैं। सिक्स में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, आप वो करवा सकते हैं। गुरुद्वारे में शादी होती है, आप वो करवा सकते हैं। क्रिश्चियंस की चर्च में शादी होती है, वो करवा सकते हैं। मतलब आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो आप कर लीजिए, बस शादी होते ही रजिस्टर ऑफ मैरिज के पास उसे रजिस्टर जरूर करवा लीजिए वरना फाइन लग जाएगा। ऑल्सो आपको एक हल्का सा डिफरेंस ये समझना है कि ये जो सिविल कोड आया कि अब ऑब्जेक्शंस का नोटिस नहीं लगाया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के ऑफिस के बाहर, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये उत्तराखंड सिविल कोड की बात कर रहे हैं हम। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में शादी करते हैं और रजिस्टर करवाने जाते हैं तो नोटिस वहां पे अभी भी लगेगा, उत्तराखंड में नहीं लगेगा। बिहार में लगेगा, उत्तराखंड में नहीं लगेगा। राजस्थान गुजरात में लगेगा, उत्तराखंड में नहीं लगेगा। ये फर्क आएगा। वैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करा मेहर, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, न्यूज में कई बार रहा है, प्रीलिम्स में कोई सवाल फंस सकता है। मेहर का मतलब होता है कि जब एक मुस्लिम कपल की शादी होती है तो जो हस्बैंड होता है वो वाइफ को एक अमाउंट कमिट करते हैं कि मैं ये शादी करने के लिए आपको इतना पैसा दूंगा। ये बेसिकली इस्लाम में रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल्स का एक सिंबल माना जाता है, मेहर की रकम। तो जब भी मुस्लिम्स में शादी होगी, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो काजी वहां पे शादी करवा रहे होते हैं बोलते हैं कि 2,000 रुपए मेहर की रकम पे निकाह कबूल होता है, मतलब कि 2,000 रुपए हस्बैंड जो है मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वाइफ को देंगे, मेहर की रकम। तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप अपने रिलीजियस कस्टम्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाईगैमी और मल्टीपल मैरिजेस, पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 की बात करें तो वो पॉलीगैमी अलाउड करते हैं, लेकिन उत्तराखंड सिविल कोड में बोला गया कि एक मुस्लिम हस्बैंड जो है वो सिर्फ एक ही बार शादी कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के मुस्लिम्स की बात करें तो वो तो अभी भी एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 के अंदर मल्टीपल टाइम्स शादी कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल में एक चीज अभी भी साफ नहीं है कि जिन लोगों की ऑलरेडी उत्तराखंड के अंदर मल्टीपल मैरिजेस हुई हुई हैं उनका क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी उत्तराखंड में मल्टीपल मैरिजेस नहीं हुई होंगी एक व्यक्ति की, तो उसके बारे में ये बिल जो है अभी चुप है, साइलेंट है। तो हमने अभी तक बात करी कि उत्तराखंड सिविल कोड में शादी के क्या प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं डाइवोर्स की। सबसे पहले, अगर किसी कपल को सेपरेट होना है
तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो सेपरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। कोर्ट की जो डिग्री है वो कंपलसरी है। कोर्ट की डिग्री का मतलब होता है फाइनल ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट, वो कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो डाइवोर्स वैलिड नहीं माना जाएगा। इस प्रोविजन को भी रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के साथ लगाया जाएगा कि मतलब अगर 2024 में कोई कपल सेपरेटेड है, उनका डाइवोर्स एक्चुअल में 2022 में हुआ था, तो उन्हें कोर्ट का ऑर्डर जाके लेना पड़ेगा कि हाँ हमारा 2022 में डाइवोर्स हुआ, ये रही डिग्री, हमने साबित कर दिया। तो दो तरीके से यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, एक शादी के रजिस्ट्रेशन में और एक डाइवोर्स की डिग्री में। शादी हो गई, रजिस्टर नहीं करवाई, जाके रजिस्टर करवाइए। डाइवोर्स हो गया लेकिन कोर्ट से फाइनल डिग्री नहीं ली, जाके लीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, एक हल्का सा कंपैरिजन करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल निकलता है यहाँ पे, कि क्रिमिनल लॉस के केस में देयर विल बी नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, लेकिन सिविल लॉस के केस में रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम में ही छुपा हुआ है कि एक सिविल लॉ है, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इसका रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अलाउ करता है। अगर यही कोई क्रिमिनल लॉ होता तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं था, मतलब कि पीछे जाके आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते अगर ये क्रिमिनल लॉ होता। क्योंकि ये सिविल लॉ है इसलिए आप इसको पीछे जाके इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। साथ में डाइवोर्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि तलाकुस सुन्नत, तलाक बिद्दत, खुल्ला, मबारत, जिहार। इस टाइप के कई सारे मेथड जो हैं मुस्लिम एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 में मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि इस टाइप के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो अब से इलीगल है। इस टाइप का कोई भी डाइवोर्स उत्तराखंड में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। अगर आपको डाइवोर्स लेना है, आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के हों, कोर्ट जाइए, वहां से डिक्री इशू कराइए और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि किस प्रकार से जो पहले मुस्लिम महिलाओं को प्रॉब्लम होती थी, कई बार जो ट्रिपल तलाक के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट करा था, उन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करी गई है और हर समुदाय के पुरुष और महिलाओं को बराबर रेखा पे लाने की कोशिश करी गई है सिविल कोड के माध्यम से। अगर हम डाइवोर्स में मेंटेनेंस की बात करते हैं, आपको पता है कि अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो उसमें हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कानून है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसे देगा। ये पर्टिकुलर चीज हर रिलीजन में अवेलेबल रहेगी अब, और पूरे उत्तराखंड में जितने भी डाइवोर्सेस होंगे वहां पे वाइफ जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव कदम जो इस सिविल कोड में उठाया गया वो है प्री नप्चुअल अग्रीमेंट्स। प्री नप्चुअल अग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि जब एक कपल शादी करने जा रहे हैं, उससे पहले वो कई बार ये बात करते हैं कि मान लो कल को अगर हमारा डाइवोर्स हो गया, कल को अगर हम सेपरेट हो गए, तो हमारी प्रॉपर्टी और पैसे किस तरीके से डिवाइड होगा। सारा कुछ वाइफ को मिलेगा, सारा कुछ हस्बैंड को मिलेगा, 60-40 में डिवाइड होगा, 50-50 में डिवाइड होगा, कैसे होगा। इस टाइप के अग्रीमेंट जो पहले से ही पैसे की प्लानिंग कर लेते हैं, प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर लेते हैं सेपरेशन के बाद, उन्हें कहते हैं प्री नप्चुअल अग्रीमेंट्स। उत्तराखंड सिविल कोड में इनको मान्यता दी गई और ये बोला गया कि प्री नप्चुअल अग्रीमेंट्स जो हैं वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, और अगर कोई भी कपल ऐसे एग्रीमेंट साइन करना चाहता है तो वो कर सकता है कि अगर कल को आगे जाके डाइवोर्स या सेपरेशन होता है तो पैसा और प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगा। अगर हम डाइवोर्स के बाद रीमैरिज की बात करते हैं, डाइवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए, पहले कमिटेड रिलेशनशिप में थे, अब दोनों दोबारा से सिंगल हो गए। जब डाइवोर्स सक्सेसफुली हो गया कोर्ट की डिग्री के बाद, तो जो हस्बैंड और वाइफ अब जो सिंगल हो गए हैं उन्हें दोबारा शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज में अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं डाइवोर्स रीमैरिज को लेके, कि जब आपका डाइवोर्स हो जाए उसके बाद आपको अगर दोबारा शादी करनी है, तो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज में अलग अलग प्रैक्टिसेस थी पहले, जो हिंदुस्तान में आज भी लागू होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगा है और वहां पे अलग अलग धर्मों के कानून लगे हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड ने बोला कि अगर कोई भी किसी भी डाइवोर्स व्यक्ति को शादी करने से रोकता है दोबारा से, तो वो एक अपराध है और उसको एक क्राइम माना जाएगा। किसी को भी आप डाइवोर्स के बाद दोबारा शादी करने से नहीं रोक सकते और कोई भी कंडीशन उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो हमने देखा कि जो उत्तराखंड का सिविल कोड है वो मैरिज और डाइवोर्स के बारे में क्या बातें करता है। अब समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो कि पहली बार किसी पर्सनल लॉ के डेफिनेशन में लाया गया है वो क्या है, और उत्तराखंड सिविल कोड इसके बारे में क्या बात करता है।
अभी तक जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे देश के सिर्फ एक कानून के अंदर मेंशन किए गए हैं, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके अलावा किसी और कानून में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स मेंशन नहीं है। उत्तराखंड सिविल कोड देश का पहला ऐसा कानून बना जहां पे लिव इन रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया गया। इधर डेफिनेशन ये दी गई कि जब एक महिला और एक पुरुष एक सेम घर में साथ में रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं इन नेचर ऑफ मैरिज। ये जो वर्ड है यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया, इन नेचर ऑफ मैरिज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि मतलब शादी नहीं है लेकिन शादी जैसा ही एक अरेंजमेंट है। विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, लेकिन शादी की तरह ही एक कपल जो है साथ में रह रहा है, अपने प्राइवेट स्पेस में रह रहा है और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप्स को इस कोड के अंदर लाने का उत्तराखंड सरकार का लॉजिक ये था कि उन्होंने बोला कि जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कपल्स जो हैं अपनी फ्रीडम और प्राइवेसी के अंडर साथ में रहने लगे हैं। जब तक सब कुछ ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे बढ़ते हुए क्राइम्स देखने को मिले जहां पे लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज हुआ, खूब मारपिटाई हुई, फ्रॉड, डेथ, सुसाइड्स, मर्डर्स, किडनैपिंग, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, इस टाइप के अलग अलग क्राइम्स हुए लिव इन पार्टनर्स के अगेंस्ट। और ऐसे में सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ने लगा था। इसलिए इस कानून के अंदर बोला यह कि अगर एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें रजिस्ट्रार के पास जाके अपना लिव इन कपल रजिस्टर करवाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करवाया तो उन्हें जेल हो सकती है। रजिस्ट्रार को कई सारी पावर्स दी गई स्पेसिफिकली कि रजिस्ट्रार कपल की इंक्वायरी करवा सकते हैं, कपल को कभी भी अपने पास बुला के इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी और आस पड़ोस के व्यक्ति को बुला के पूछताछ कर सकते हैं। और जब भी रजिस्ट्रार के पास एक कपल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कपल का सारा डेटा भेज देंगे कि आपके थाने वाले एरिया में ये पर्टिकुलर कपल जो है एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। उत्तराखंड सिविल कोड का यह मानना है कि शादी एक अलग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ना तो पूर्ण रूप से शादी है लेकिन शादी जैसा है, तो उसको शादी जैसा ही एक दर्जा देने की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम और यहाँ पे गहराई में समझें तो यहाँ पे बोला गया कि जो दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनमें से कोई भी इस रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है। और जब भी आप इस लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करोगे आप रजिस्ट्रार के पास वापस जाओगे और उन्हें बताओगे कि अब हम साथ में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे कई लोगों ने सवाल उठाया कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे कोई ऐसी शादी वाली कमिटमेंट नहीं है लेकिन दो कपल साथ में रह रहे हैं क्योंकि उनका राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेसी है। तो ऐसे में सरकार ने बोला कि जो बढ़ते हुए अपराध हैं लिव इन रिलेशनशिप में इंक्लूडिंग ड्रग अब्यूज, इन चीजों को टैकल करने के लिए हमें कानून की मदद लेनी पड़ेगी। और ऐसे में फ्रीडम और प्राइवेसी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस और संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे को ये करना जरूरी है। यहाँ पे जो लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं हैं उनको शादी जैसा ही एक अधिकार दिया गया कि यदि लिव इन रिलेशनशिप कभी खत्म होता है तो वो अपने पुरुष पार्टनर से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती हैं। और ऐसे में अभी हमने देखा था कि अक्रॉस ऑल रिलीजियस कम्युनिटी शादी वाले कॉलम में भी यही बोला हुआ था कि जब भी डाइवोर्स होगा तो महिला जो है वो पुरुष से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। वही अधिकार यहाँ पे लिव इन में महिलाओं को दिया गया। तो आप समझिए शादी में क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, डाइवोर्स होगा तो कोर्ट के डिग्री के बाद होगा। लिव इन में क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अलग हो रहे हो तो इसको डाइवोर्स का नाम नहीं दिया गया, लेकिन आपको अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा कि अभी हम साथ में नहीं रह रहे हैं, अभी हम अलग हो चुके हैं। इसी से मिलता जुलता सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने वेलुस्वामी वर्सेस पटचई 2010 में ये बोला कि वन नाइट स्टैंड्स कि अगर एक कपल सिर्फ एक रात के लिए साथ में रुके हुए हैं या फिर वीकेंड पे कभी कभी साथ में समय बिता लेते हैं, उसे लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन में नहीं काउंट किया जाएगा। तो लिव इन रिलेशनशिप यहां पे वो हो गया जहां पे कॉन्स्टेंटली एक कपल जो है वो साथ में रह रहा है हस्बैंड वाइफ की तरह इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के अलावा कि यहाँ पे पेरेंट और बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में क्या बोला गया। बेसिकली जो हमारा इंडियन लॉ है वहां पे माता और पिता में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। जो इंडियन लॉज हैं वो ये बोलते हैं कि
एक जो पिता हैं, वो बच्चे के एक्चुअल गार्जियन हैं, बच्चे की रक्षा करने का काम पिता का है और बच्चे के बिहाफ पे जितने भी डिसीजंस लिए जाएँगे, जब तक बच्चा माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, चाहे उसके वो प्रॉपर्टी के डिसीजंस हों, पैसे के डिसीजंस हों, बच्चे के बिहाफ पे जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाएँगे, वो सब पिता लेंगे। भारत का कानून पिता को गार्जियन का दर्जा देता है, व्हेयरएज़ ये बोला जाता है कि जो मदर हैं, उनका काम बच्चे की देखभाल करने का है सिर्फ और इसलिए उन्हें एक केयर टेकर का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश के कानून में माता और पिता का दर्जा जो है वो काफ़ी अनइक्वल है और उसमें पैट्रियार्की के अंदर पिता को एक ऊँचा दर्जा दिया गया है और एक माता को नीचा दर्जा दिया गया है। हमारे को ये उम्मीद थी कि उत्तराखंड सिविल कोड में इस चीज़ को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिविल कोड में भी सेम पोजीशन फॉलो करी गई कि पिता गार्जियन है, माता केयर टेकर है, मेजर डिसीजंस पिता ही लेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी के मसले में यहाँ पे कहीं न कहीं ये उत्तराखंड का सिविल कोड जो है वो पीछे रह जाता है। सिमिलरली ओरिजिनली जो हमारा देश का कानून है वो ये बोलता है कि अगर शादी के बाहर एक कपल के कोई बच्चा होता है, तो उसे इल्लेजिटिमेट माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये बच्चा जायज़ नहीं है, नाजायज़ बच्चा है। ऐसा देश के कानून में प्रेवलेंट है। लेकिन उत्तराखंड सिविल कोड ने सीधा बोला कि अगर शादी में बच्चा हो रहा है तो वो जायज़ है ही। अगर लिव इन रिलेशनशिप जो कि रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप है, उसमें एक कपल के बच्चा हो रहा है, उसे भी अब से जायज़ माना जाएगा। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप यहाँ पे लिया गया। पहले क्या हो रहा था कि जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल के बच्चा हो रहा था, उसे जायज़ नहीं माना जाता था, उसे नाजायज़ माना जाता था। यहाँ पे ये बोला गया कि लिव इन रिलेशनशिप ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं, अगर वहाँ पे उनके बच्चा हो रहा है, तो उसे जायज़ बच्चा माना जाएगा और ऐसे बच्चे को प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के सारे राइट्स दिए जाएँगे। तो पहले क्या पोज़ीशन थी? पहले ये था कि जो शादी के अंदर बच्चे हो रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स मिलते थे। लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे होते थे, उन्हें नाजायज़ बोला जाता था और उन्हें प्रॉपर्टी के कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे। उत्तराखंड सिविल कोड में बोला गया कि शादी और लिव इन रिलेशनशिप दोनों में ही जो बच्चे हो रहे हैं, जायज़ हैं और उनको प्रॉपर राइट ऑफ इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाएँगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि यदि एक बच्चा शादी और लिव इन के बाहर पैदा हो रहा है, वन नाइट स्टैंड, वीकेंड स्पेंड करने में या फिर एक कपल कैजुअल डेटिंग कर रहे थे, उनका कोई बच्चा होता है, उसे आज भी नाजायज़ ही माना जाएगा और उस बच्चे को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे। कि कॉलेज में कोई कपल डेट कर रहा था, वर्क प्लेस पे कोई कपल डेट कर रहा था, ना तो वो शादी में रजिस्टर्ड थे, ना ही वो लिव इन में रजिस्टर्ड थे, बस वो डेट कर रहे थे और उनके कोई बच्चा होता है, तो उसे आज भी नाजायज़ माना जाएगा और उसे कोई भी प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलेगा। तो ये उत्तराखंड सिविल कोड की ये नेट पोजीशन है बच्चों को लेके। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यहाँ पे अपनी जजमेंट्स में बोला है कि मदर जो है उन्हें डिसीजन मेकर और गार्जियन का दर्जा दिया जाना चाहिए और ऐसे बच्चे जो शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं उन्हें नाजायज़ ना माना जाए, उन्हें भी प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो पूरी बात है इस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लागू नहीं किया गया है और इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इधर मेंशन कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंस है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं होता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको कैसे लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट कैटेगरी में माना जाता है। अब बात करते हैं चाइल्ड एडॉप्शन की और गार्जियनशिप की कि बच्चों को किस तरीके से एडॉप्ट किया जाता है। भारत में आज की तारीख में दो मेजर चाइल्ड एडॉप्शन के कानून हैं। एक है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये पूरे देश में लागू होता है। अगर किसी हिंदू को बच्चा अडॉप्ट करना है तो उसके लिए एचएमए एक्ट है। एचएमए मतलब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस कानून के अंदर अगर कोई हिंदू माँ बाप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली चाइल्ड अडॉप्शन जो होती है, अगर आप बच्चा अडॉप्ट करने जाओ तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी होती है। लेकिन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बोलता है कि अगर एक हिंदू माँ बाप एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देश में इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के माँ बाप जो है बच्चे को ले आते हैं और फिर उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते हैं। तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक और कानून है जो अक्रॉस रिलीजन्स लगता है, जिसे कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसके अंदर अगर कोई भी बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है।
उत्तराखंड सिविल कोड बोलता है कि ये दोनों ही कानून उत्तराखंड में पूर्ण रूप से लगेंगे और ऐसे में हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते। तो आज भी चाइल्ड अडॉप्शन जो है उत्तराखंड में सेम प्रकार से होगा जैसा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, इधर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। सिमिलरली एक और कानून है जिसे कहते हैं गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये कानून बेसिकली उन बच्चों के लिए लाया जाता है जिनके माता पिता नहीं है, गार्जियन नहीं है, और कोर्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उस बच्चे का गार्जियन अपॉइंट कर देता है कि आज से आप इस बच्चे की देखभाल करोगे। उसे कहते हैं गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इस कानून के अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया और उत्तराखंड में ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनका कोई गार्जियन नहीं है और उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट अगर किसी को गार्जियन अपॉइंट करता है किसी बच्चे का, तो वो सेम प्रोविजंस रहेंगे जो पूरे देश में लागू होते हैं। तो ये एडॉप्शन और गार्जियनशिप के कानून है। तो हमने अभी तक देख लिया कि शादी डाइवोर्स के क्या प्रोविजंस हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स कैसे रेगुलेट किए जा रहे हैं, उनको नेचर ऑफ मैरिज माना जा रहा है, बच्चे और माता पिता का रिलेशन, कैसे माता और पिता की पोजीशन आज भी अनइक्वल है, पिता को गार्जियन बोला जाता है, माता को केयरटेकर बोला जाता है, अनइक्वल रिलेशनशिप है। एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन सेम जो पहले था वही आज भी रहेगा। अब आते हैं सक्सेशन और इनहेरिटेंस पे कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो माता पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया में प्रॉपर्टी सक्सेशन का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक सबसे मेजर कानून है जिसे कहते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले क्लास 1 हायर्स को मिलेगी। क्लास 1 हायर्स का मतलब होता है इमीडिएट में हस्बैंड या वाइफ, इमीडिएट में बच्चे या इमीडिएट में माताजी। ध्यान से सुनिए, मैंने इमीडिएट में पिताजी नहीं बोला। यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बोलता है कि सपोज करिए एक पुरुष की मृत्यु हो गई, तो अब क्लास 1 हायर्स में, इमीडिएट हायर्स में उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिल सकती है? जिस पुरुष की मृत्यु हुई है उसकी माताजी को, उसकी विडो वाइफ को, उसके बच्चों को। ये हो गए क्लास 1 हायर्स। अगर इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना माताजी हैं, तो फिर मिलेगी क्लास 2 हायर्स को। और क्लास 2 हायर्स में आते हैं जो पुरुष की मृत्यु हुई है उसके पिताजी, उसके भाई बहन। अगर क्लास 2 हायर्स भी नहीं है तो फिर कोई भी नियरेस्ट रिलेटिव आके उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, ऐसा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बोला गया। मोर और लेस ये जो पर्टिकुलर कानून है ये क्रॉस ऑल रिलीजन्स लगता है, लेकिन फिर भी हिंदूज में और दूसरे धर्मों में सक्सेशन के अलग अलग कानून है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज के अलग अलग कानून है जिनको प्रॉपर तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया है। और ऐसे बहुत ही मल्टीपल कानून है सक्सेशन को लेके। और इसलिए सक्सेशन एक ऐसा मैटर है जहां पे हमारे देश में हमेशा से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि हम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को फॉलो करेंगे और यहां पे अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके क्लास 1 हायर्स उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2, क्लास 2 नहीं है तो नियरेस्ट रिलेटिव। ऐसे में ये बोला गया कि हम एक छोटा सा बदलाव ये कर रहे हैं कि अब से जो पिताजी हैं, एक पुरुष के जो पिताजी हैं उन्हें भी क्लास 1 हायर में कंसिडर किया जाएगा। पहले पिताजी को क्लास 2 हायर में कंसिडर किया जा रहा था। तो यहां पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया। सवाल ये कि सपोज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बीवी, बच्चों, माता और पिता क्लास 1 हायर्स में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब वो जो पिता को प्रॉपर्टी मिली, उसके पिता के माध्यम से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके भाई बहन तक की प्रॉपर्टी पहुंच जाएगी। एक्चुअल में जिसकी मृत्यु हुई है उसके बच्चों का हक यहां पे मरेगा। पहले क्या हो रहा था, सारी प्रॉपर्टी बीवी बच्चों के पास और मां के पास जा रही थी, अब पिता के पास भी जा रही है। और पिता की प्रॉपर्टी तो आपको पता है डिवाइड होती है क्लास 1 हायर्स में। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये उठाई जा रही है कि एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो रही है तो उसके पिता के माध्यम से प्रॉपर्टी उसके भाई बहनों तक जा सकती है, जो कि एक्चुअल में उसके बच्चों की होनी चाहिए थी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे एक उठाई जाती है। मुस्लिम प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा बदलाव यहाँ पे किया गया। अभी तक क्या हो रहा था, मुस्लिम्स में सक्सेशन किस प्रकार से हो रहा था, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रॉपर्टी जाती है, तो वो दो प्रकार से जाती है, या तो वसीयत हो उसके थ्रू या फिर इंटेस्टेट। मतलब क्या, तो वसीयत के साथ जा रही है, बिना वसीयत के जा रही है। अगर एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी वसीयत बना रहे हैं तो वहां पे दिया हुआ था कि अगर एक मुस्लिम अपनी वसीयत बनाता है तो वो 1/3 प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं
और 2/3 प्रॉपर्टी बच्चों को ही देनी पड़ेगी। अगर वो वसीयत नहीं बनाते और उनकी मृत्यु हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी बच्चों को ही जाएगी। और साथ में बोले आता है एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 में कि जो लड़की होती है मुस्लिम्स की, उसको लड़के के कंपैरिजन में आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, कि लड़के को अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी मिल रही है तो लड़की को 50 रुपए की मिलेगी। तो ये प्रोविजंस थे एक्चुअल मुस्लिम लॉ के, कि लड़की को कम प्रॉपर्टी मिलेगी, लड़के को ज्यादा मिलेगी, 1/3 प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो, 2/3 प्रॉपर्टी बच्चे को देनी पड़ेगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले बोलता है कि अगर आप वसीयत बना रहे हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है बच्चों को ही देनी है, किसी को भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है। जो पहले 1/3 प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा रही थी, अब ये पूरी प्रॉपर्टी आप किसी को भी दे सकते हो। तो वो जो 1/3 की लिमिट थी अभी वो हटा दी गई है। इससे कुछ थिंकर्स का मानना है कि यहाँ पे मुस्लिम्स के जो बच्चे हैं उनको एक रिस्क आएगा, कि पहले उनको एटलीस्ट 2/3 प्रॉपर्टी मिलती थी वसीयत के माध्यम से, अगर वसीयत नहीं बना रखी तो पूरी मिलेगी, अगर वसीयत बनाई है तो 2/3 तो कम से कम मिलेगी। उत्तराखंड सिविल कोड ने ये चेंज कर दिया कि अब अगर एक मुस्लिम अपनी वसीयत बनाता है तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। इसलिए मुस्लिम्स में जो गर्ल चाइल्ड हैं और जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनके राइट्स के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क आ सकता है। साथ में ये बोला गया कि अगर आपने वसीयत नहीं बनाई हुई, तो वसीयत नहीं बनाई हुई तो केस क्या था कि लड़के को जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी लड़की को उसकी आधी मिलेगी। अब ये बोला गया कि अगर वसीयत नहीं बनी हुई तो लड़के और लड़की को आधी आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक तरीके से महिलाओं के लिए थोड़ा बेहतर किया गया कि अगर वसीयत नहीं है तो लड़के जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन एक खराब चीज ये करी गई कि अगर वसीयत बना रहे हैं तो जो पहले 2/3 प्रॉपर्टी कम से कम बच्चों को देनी थी वो प्रोविजन हटा दिया। अब मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम हिंदूज की बात करते हैं तो हिंदूज में प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो पिताजी ने दादा परदादा से एक्वायर करी है। सेल्फ एक्वायर्ड होती है जो अपनी मेहनत के पैसे से खुद खरीदी है। दो प्रकार की प्रॉपर्टी है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो ये बोलता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो दादा परदादा से ली है उसमें होंगे को पार्सनरी राइट्स। को पार्सनरी राइट्स का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी पुश्तैनी है उसको 4 जनरेशंस का अधिकार होगा और 4 की 4 जनरेशन जब तक उसके ऊपर हाँ नहीं बोल देते वो प्रॉपर्टी पिताजी अकेले नहीं बेच सकते। को पार्सनरी राइट्स का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी पुश्तों से चलती आ रही है और हम हिंदू फैमिली के जितने मेंबर्स हैं 4 पीढ़ी तक के, वो साथ में मिलकर इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, अकेले पिताजी इसको नहीं बेच सकते। इसको बोलते हैं को पार्सनरी राइट्स। वेराज अगर पिताजी ने अपनी मेहनत से कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनाई है तो पिताजी उस प्रॉपर्टी को अकेले बेच सकते हैं क्योंकि ये उनके पैसे की कमाई हुई प्रॉपर्टी है। ये प्रोविजंस दिए हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो आप समझिए हिंदूज में दो प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को पार्सनरी राइट्स हैं कि साझे की प्रॉपर्टी है, साथ में मिलके ही बिकेगी, 4 पीढ़ी को पैसा मिलेगा। और सेल्फ एक्वायर्ड अपनी मेहनत की प्रॉपर्टी है, बेच दी मेरी मर्जी। ये जो हिंदू प्रॉपर्टी के बीच में क्लासिफिकेशन था उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे खत्म करता है और कहता है कि अब से हिंदूज के परिवारों में कोई भी को पार्सनरी राइट्स नहीं होंगे। मतलब कि पिताजी के पास भले ही दादा परदादा की प्रॉपर्टी हो या पिताजी के पास अपने पैसे की प्रॉपर्टी हो, अब वो अकेले इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा ले सकते हैं और उनको 4 पीढ़ियों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उनको को पार्सनरी राइट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो मुस्लिम्स में लड़कियों को बराबर के अधिकार दिए गए लेकिन ये 1/3 और 2/3 की लिमिट हटा दी गई। और हिंदुओं में को पार्सनरी राइट्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बीच में जो डिफरेंस है वो हटा दिया गया। तो दोनों ही धार्मिक कम्युनिटीज के सक्सेशन प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करे गए। हिंदूज में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें आपका अगर जॉइंट का बिजनेस है, आपको पता है पहले हिंदूज की जो बिजनेस होते थे बड़े बड़े बिजनेस होते थे जहां पे चाचा चाचा के बच्चे, पापा पापा के बच्चे, ताऊजी ताऊजी के बच्चे सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की साथ में परिवार है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को काफी सारे टैक्स एग्जेम्पशन दिए गए।
उत्तराखंड सिविल कोड ये बोलता है कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अब से। इनकम टैक्स तो खैर सेंट्रल लॉ हो गया, उसमें उत्तराखंड कुछ नहीं बोलेगा, तो टैक्स एग्जेम्पशन तो मिलता रहेगा। लेकिन पर्सनल लॉस के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, को पार्सनरी लॉस और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये सारे टर्मिनोलॉजीज को खत्म कर दिया गया प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। तो ये थे सक्सेशन के प्रोविजंस। अब समझते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड के सारे रेजिडेंट्स के ऊपर लगेगा, लेकिन जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि उनके खुद के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होते हैं और उनको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, तो ऐसे में उस प्रोटेक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए किसी भी शेड्यूल ट्राइब के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगेगा और वो अपने खुद के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, तो इस बिल के अंदर ये तो बोला गया कि हाँ 3 जेंडर्स हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन ट्रांसजेंडर्स को कोई भी प्रॉपर्टी और सक्सेशन के राइट्स नहीं दिए गए। आप समझिए, जहां पे भी सक्सेशन या प्रॉपर्टी की बात हुई है, वहां पे लैंग्वेज लिखी गई है सन, डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर। कहीं पे भी ट्रांसजेंडर्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइट्स, सक्सेशन राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स मेंशन नहीं है। तो आप जेंडर तो रिकॉग्नाइज कर रहे हो, लेकिन जब प्रॉपर्टी मिलने की बात आती है, उस समय पे ट्रांसजेंडर की क्या बात होगी? उनको बराबर हिस्सा मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, कुछ भी मेंशन नहीं है और इसलिए ट्रांसजेंडर्स के लिए बिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इस बिल में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात, जो यूजुअली डाइवोर्स पूरे देश में होता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ग्राउंड पर्टिकुलर होना चाहिए, दैट इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि दोनों हस्बैंड वाइफ के मन में इतना मनमुटाव आ गया कि अभी साथ में रह ही नहीं सकते, और अगर ऐसा केस है तो बेहतर यही है कि अलग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट से लेटेस्ट जजमेंट्स में कई बार ये बात बोली है, लेकिन उत्तराखंड सिविल कोड में इस पर्टिकुलर ग्राउंड को डाइवोर्स का ग्राउंड ऐड नहीं किया गया कि जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइट्स मेंशन नहीं करे गए और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को मेंटेन किया गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है? कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है शादी से मिलने वाले अधिकार, हस्बैंड का वाइफ के ऊपर, वाइफ का हस्बैंड के ऊपर, विच इंक्लूड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, साथ में कोहैबिटेट करना, जिम्मेदारियों को बांटना, साथ में रहना, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स। अगर एक महिला या एक पुरुष उस शादी में साथ नहीं दे रहे, तो दूसरा हस्बैंड वाइफ जो है वो कोर्ट जाके कॉन्जुगल राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है। सपोज करिए वाइफ ने ये बोला कि मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं होंगी। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ऐसे में पुरुष जो है वो कोर्ट जा सकता है ये बोलने कि शादी से मिलने वाले जो मेरे अधिकार हैं ये महिला मेरे को नहीं दे रही, आप इन राइट्स को एनफोर्स करवाइए। इन्हें कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि अगर एक पार्टनर आपको शादी से उभरने वाले, शादी से मिलने वाले राइट्स को मना करता है, तो आप कोर्ट जाके उन अधिकारों को एनफोर्स करवा सकते हैं। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ये राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जाता है, कि अगर एक महिला या एक पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं करना चाहते, एक व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी जोर जबरदस्ती से कोर्ट के माध्यम से उन राइट्स को एनफोर्स करवाया जाता है, तो ये अभी भी उत्तराखंड सिविल कोड में रखा गया है और ये बोला गया कि ये जो कॉन्जुगल राइट्स हैं आप कोर्ट जाके एनफोर्स करवा सकते हो, जबकि सोसाइटी में इसको लेके काफी नेगेटिव परसेप्शन बना पाए। तो यहाँ पे कॉन्जुगल राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी और फ्रीडम के खिलाफ जाते हैं और ऐसे में ये जो पर्टिकुलर अधिकार है ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था पूरा अपना उत्तराखंड का सिविल कोड, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।